बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज की इस क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 8.2 से रिलेटेड जो थ्योरम्स है उन तमाम के तमाम थ्योरम्स को सोल्व करने की, समझने की और उनसे रेलिवेंट जो प्रॉब्लम्स थे उनको हमने सोल्व किया। तो आज की इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 को सोल्व करेंगे वन बाय वन और देखेंगे कि किस तरह अपने प्रॉब्लम्स पर हम उन थ्योरम्स की मदद से उनका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 का जो सबसे पहला प्रॉब्लम है, इन द गिवन फिगर इफ, वो कहता है कि हमारे पास जो मैयर पी क्यू इज इक्वल टू मैयर क्यू आर इज इक्वल टू मैयर आर एस इज इक्वल टू मैयर एस टी। हमारे पास ये जो कॉर्ड्स हैं पी क्यू क्यू आर एस और एस टी, ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं। और एक और चीज़ के जो लास्ट वाला मेरे पास है पी ओ टी, ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री का है, तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने थ्योरम पढ़ा हुआ कि अगर हमारे पास कॉर्ड्स होंगे इक्वल होंगे तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैं इस डायग्राम के ऊपर थोड़ा सा वर्क करता हूँ। तो देखिएगा, मैंने सबसे पहले नंबर पे एस को क्या किया, मिला दिया किसके साथ, ओ के साथ। जब मैंने एस को ओ के साथ मिलाया है तो यहाँ सेंटर पर एक एंगल बना। सेम लाइक अगर मैं क्या करता हूँ, ओ को क्यू के साथ मिला देता हूँ तो यहाँ भी मेरे पास सेंटर के ऊपर क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। तो ये एक एंगल बन गया और ये एक एंगल बन गया। अब ये जो तमाम एंगल्स है हमारे पास, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यहाँ से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तमाम के तमाम एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये जो हमारे पास सेंटर के ऊपर एंगल बन रहे हैं, तमाम के तमाम एंगल्स आपस में इक्वल हैं। मान लें कि मैं इनका नाम रख देता हूँ, ये मेरे पास y है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, y होगा, ये वाला एंगल भी y बन जाएगा और ये वाला एंगल भी हमारे पास y बन जाएगा। अच्छा, पहली चीज़ तो ये। अब सेकेंडली इसी के अंदर जो चीज़ है ऑब्जर्व करने वाली, वो ये कि मेरे पास ये जो टोटल एंगल है यहाँ से यहाँ तक, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास x इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2y। और इसी तरह सेम लाइक अगर मैं इस साइड पे आ जाता हूँ तो ये भी तो मेरा 2y के इक्वल है। ठीक है, अगर ये भी 2y की इक्वल है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा ये जो एंगल है ना पी ओ आर, ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा, ये वाला भी हमारा x ही होगा। इसकी मेजरमेंट भी हमारे पास x ही आनी है। ठीक है, तो यहाँ से चलें जी, अब इसको हम सोल्व करते हैं। यही जो मैंने सारी की सारी आपको थ्योरी बताई है कि जब मैंने अपनी इस फिंगर को ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद ऑब्जर्व किया कि ये इसके अंदर रिलेशन पाया जाता है। ठीक है, अब इसी रिलेशन को जेन में रखते हुए हम क्या करेंगे, अपने एंगल के ऊपर प्रॉपर्टी लगाएंगे और प्रॉपर्टी लगा के एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो मैं लिखूंगा सिंस, सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं जी हम लोग। सॉल्यूशन में लिख देता हूं कि इक्वल कॉर्ड्स, जो हमारे पास कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, इक्वल एंगल, एंगल्स। ठीक है, तो एट सेंटर ऑफ सर्कल। सो यहाँ से मैं यूं कहूँगा कि जो मेरे पास मैयर एंगल पी ओ आर है वो किसके बराबर होगा, वो मैयर एंगल टी ओ आर के बराबर होगा, सॉरी टी ओ आर। ठीक है, और हमें पता है जो मैयर एंगल टी ओ आर है वो किसके बराबर है, मैयर एंगल टी ओ आर मैं यहाँ लिखता हूँ, बट हमने देखा कि जो टी ओ आर था वो तो हमारा एक्स के इक्वल है, तो विच इम्प्लाइज दैट जो मैयर एंगल पी ओ आर होगा वो भी कितने के इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में बराबर है। अब ये दो चीजें होगी, ठीक है, कि मेरे पास ये वाला जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी एक्स ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इक्वल कॉर्ड से ये मिलके बन रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, उससे अगली बात, कि मेरे पास सर्कल के अंदर टोटल 3 एंगल है। पहला ये वाला एंगल एक्स हो जाएगा, दूसरा ये वाला एंगल एक्स आ जाएगा और तीसरा एंगल ये जो 70 डिग्री का है।
अब सर्कल के अंदर जो एंगल्स होते हैं, तमाम एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये कंप्लीट रोटेशन है, तीनों का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा, तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो मैं लिखूंगा सिंस सम ऑफ एंगल इन अ सर्कल, वो कितना होता है, 360 डिग्री। सो अब यहाँ जो मैंने एंगल्स का सम ऑफ ऑल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास तीन एंगल्स हैं टोटल। पहले वाला आ जाएगा मैयर एंगल TOR प्लस मैयर एंगल POR और प्लस आ जाएगा मैयर एंगल POT इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या है मेरे पास, POT। तो वैल्यू पुट करते हैं, पहले वाला x के बराबर है, दूसरे वाला भी x के बराबर है, तीसरे वाला मेरे पास था 70 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। तो x प्लस एक्स आ जाएगा जी 2x प्लस 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 70 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मेरे पास आ गया 360 माइनस 70 डिग्री। माइनस करने के बाद जवाब आया जी 290 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, 290 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x आ जाएगा जी मेरे पास 145। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 145। और यही x जो था वो हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ये था जी हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट ही हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है फिगर से x और y की वैल्यूज़ को, जबकि जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो तीनों के तीनों कॉर्ड्स हैं वो आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसी जो रेफरेंस को हम यूज़ करेंगे कि जो तीनों के तीनों कॉर्ड्स बराबर हैं, तो हम सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे कि सोल्यूशन में आ जाए। सोल्यूशन में लिखेंगे कि सिंस जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मैया AB इज इक्वल टू मैयर BC इज इक्वल टू मैयर CD, ठीक है। ये तीनों के तीनों कॉर्ड्स आपस में बराबर है। अगर ये तीनों के तीनों कॉर्ड्स बराबर है तो हमने थ्योरम पढ़ा था कि अगर कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगे तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर पे देखें कि हमारे पास जो गिवन क्या है। मैं गिवन जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले लिख लेता हूँ कि गिवन दैट नंबर 1 क्या पता है मुझे कि जो मैयर AB है, आर्क ए बी आर्क जो है वो कितनी है, वो 3 सेंटीमीटर है। तो मुझे y की वैल्यू कंप्यूट करनी, ठीक है, y की वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो यहाँ से देखें, ये अगर मेरे पास तीनों के तीनों कॉर्ड्स आपस में बराबर होंगे तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि कॉर्ड्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स होती हैं वो भी आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब ए बी आर्क इज इक्वल टू होगी मैयर BC आर्क इज इक्वल टू होगी मैयर CD आर्क। तो विच इम्प्लाइज दैट, अगेन मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि जो मैयर BC है वह BC आर्क वो किसके बराबर आ जाएगी, वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। और इसी तरह मैयर CD आर्क जो है वो भी किसके इक्वल आ जाएगी, वो भी 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से यूज किया कि इक्वल कॉर्ड्स की कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आपस में इक्वल होती हैं। अब लिखता हूं मैं यहाँ पे कि सिंस हम जिस चीज को फाइंड आउट करने जा रहे हैं और वो है मेरे पास आर्क B से D तक, और वो क्या है, y। जो B से D तक है वो y है। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ कि जो मैयर आर्क B से D है, ये आर्क है किसके बराबर, ये है जी मैयर आर्क BC प्लस मैयर आर्क CD। यानी कि इसके दो पार्ट बन गए, ठीक है। पहले वाला पार्ट क्या है मेरे पास, वो B से C है, और दूसरा पार्ट क्या है मेरे पास, C से D है। तो ये दोनों आर्क का जो सम है वो BD आर्क बनता है, यानी कि B से D टोटल। और BD किसके इक्वल है, वो तो y के बराबर है। जबकि BC कितना था मेरे पास, 3 सेंटीमीटर और प्लस 3 सेंटीमीटर। तो ये टोटल मेरे पास जो y की वैल्यू निकली वो y इज इक्वल टू आ गया
6 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली वाली वैल्यू तो हमने कंप्यूट कर ली कि जो y है वो कितना है हमारे पास, y 6 सेंटीमीटर है। अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं एंगल्स फाइंड आउट करना। फिर अगेन मैं यही वाला जो रेफरेंस था यहाँ यूज किया हुआ कि मेरे पास जो ए बी इज इक्वल टू बी सी और इज इक्वल टू सी डी है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, और वन है क्या, वन मैंने जो कॉर्ड्स मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन थी उसको मैंने वन का नाम दे दिया। ठीक है, फ्रॉम वन। अब इसी को मैं यूज करता हूँ। हमें पता है कि अगर मेरे पास ये वाले कॉर्ड्स इक्वल हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब वो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ मैं रेफरेंस देने जा रहा हूँ वन का। वन ने हमें ये बताया कि क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा, सबसे पहले नंबर पे मेरे पास कौन से वाला कॉर्ड आ गया, ए बी। ए बी का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, ए ओ बी। जो एंगल ए ओ बी है ये बराबर होगा किस एंगल के, जो एंगल बी ओ सी है, और वो किसके बराबर होगा, जो एंगल सी ओ डी है। ठीक है, अब ये जो सी ओ डी है, बट हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास तो ये चीज गिवन है कि जो मेजर एंगल सी ओ डी है वो एक्स के इक्वल है। ठीक है, अगर ये एक्स के इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ विच इम्प्लाइज दैट जो मेरे पास मेजर एंगल ए ओ बी है अब ये भी x के इक्वल होगा, और इसी तरह जो मेजर एंगल बी ओ सी है ये भी किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सी ओ डी था, ये सी ओ डी मेरा किसके बराबर था, ये x के बराबर था। जब ये x के बराबर है तो इसका मतलब बाकी दोनों के दोनों जो एंगल्स होंगे जो मेरे पास बी ओ डी ये भी x हो जाएगा, और इसी तरह ए ओ बी जो होगा ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये वाली इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली, मुझे तो फाइंड आउट करना है एक्स के, एक्स क्या होगा। अब आते हैं अपनी डायग्राम के ऊपर। डायग्राम में हमने ऑब्जर्व किया कि ये वाला जो एंगल है ना मेरे पास मुकम्मल एंगल, ये दो एंगल से मिलके बना है। पहले वाला कौन सा, ए ओ बी, तो ये पहला एंगल आ गया जिसको हमने एक्स कहा। दूसरे वाला एंगल बी ओ सी, इसको भी हमने एक्स कहा। इसका मतलब दो एक्स का जब हम सम लेते हैं तो वो मेरे पास एंगल कितने बनता है, 154। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि सिंस हमें पता है कि ये जो गिवन फिगर है, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर, फिगर हमें क्या बताती है, फिगर हमें ये बताती है कि जो मेजर एंगल ए ओ सी है, ए ओ सी है ये किसके बराबर है, ये मेजर एंगल ए ओ बी के बराबर है, और इसी के साथ सम होगा मेजर एंगल बी ओ सी। तमाम की तमाम वैल्यूज पुट करते हैं, ए ओ सी कितना है, बट या मैं लिख देता हूँ कि जो मेजर एंगल ए ओ सी है जी वो तो हमारा 154 है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो 154 डिग्री है वो किसके इक्वल आ जाएगा, x प्लस एक्स। तो ये आ गया 154 डिग्री इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ आ गया जी 154 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू लिखते हैं जी हम लोग, इसको 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो 2 के ऊपर डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 77, 77 डिग्री। तो जो x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, 77 डिग्री होगी, जबकि y की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग फिगर्स। इस फिगर में से हमें एक्स और वाई की वैल्यू कंप्यूट करनी है। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो कहता है ए बी और बी डी जो है वो आपस में इक्वल है। तो चलिए सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन से सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो गिवन इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ गिवन दैट, जो हमें बताया गया है वो ये क्या है कि सबसे पहली जो चीज़ हमें पता है वो ये है इस फिगर से कि मेरे पास जो मैयर आर्क ए बी है, ठीक है, जो ए बी आर्क है वो किसके इक्वल है, वो जी 6 सेंटीमीटर है। और इसी तरह जो मैयर बी डी है, जो बी से डी तक की आर्क है वो किसके बराबर है जी, वो मेरे पास है मैयर बी सी आर्क और प्लस मैयर सी डी आर्क। मतलब यहाँ से बी से डी तक जो आर्क है ये आर्क दो आर्क से मिलके बनती है, एक वो जो बी से सी तक है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बी सी आर्क, और दूसरे वाली कौन सी आएगी, सी से डी तक ये वाली आर्क। ठीक है, तो ये दो आर्क मिलके बनाती हैं कौन से वाली, बी डी आर्क को। अब ये जो मेरे पास बी सी है इसकी तो मेजरमेंट मौजूद है, तो मैं इसकी जगह पे इसकी मेजरमेंट लिखता हूँ कि वो मेरे पास कितनी है, 2 सेंटीमीटर।
और प्लस आ जाएगा जो सी डी है वो वाई सेंटीमीटर है। तो इधर जो बी डी है, अब मैंने लिख दिया कि जो मेरे पास मैयर बी डी था, जो मैयर बी डी थी आर्क, वो किसके बराबर है, 2 + y। अब गिवन हमारे पास तो एक गिवन इन्फॉर्मेशन भी है क्वेश्चन के अंदर, वो कहता है जो ए बी आर्क है और जो बी डी आर्क है ये दोनों आर्क आपस में बराबर है। जब ये दोनों आर्क आपस में बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा गिवन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब ये जो गिवन कंडीशन है ये हमें क्या बता रही है, ये बता रही है कि जो मेरे पास मैयर ए बी आर्क है, सॉरी ए बी आर्क है, इज इक्वल टू होगी मैयर बी डी आर के। अब ए बी कितना है, ए बी तो 6 है, और बी डी कितना मेरे पास 2 + y, और 2 मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ तो माइनस हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई। अब दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो मैंने आर्क की बात की, अब दूसरे नंबर पे आते हैं, आर्क के बाद एंगल्स की बात करते हैं। अब सेम जो मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको मैं 1 कहता हूँ, क्योंकि मैं इसको दोबारा रिकॉल करूंगा, लिखूंगा नहीं। अब हमें पता है कि जो मेरे पास आर्क ए बी है, अब ए बी आर्क जो है और बी डी आर्क है, ये दोनों आर्क्स आपस में बराबर हैं, और जो इक्वल आर्क्स होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो मैं लिखूंगा कि सिंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ इक्वल आर्क्स आर इक्वल, वो भी इक्वल होते हैं। तो सो यहाँ से मैं ये कहूँगा कि जो मेरे पास मैयर एंगल ए ओ बी है ये बराबर होगा मैयर एंगल बी ओ डी। अब ए ओ बी मेरे पास कौन सा एंगल है, जो यहाँ से ए ओ बी ये आ गया, और बी ओ डी कौन सा एंगल है, जो यहाँ से यहाँ तक है। अब ये बी ओ डी एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है मेरे पास, इसको कहते हैं मैयर एंगल बी ओ डी। अब ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है। अब लेकिन बी ओ डी की अगर मैं तरफ देखता हूँ तो बी ओ डी तो दो एंगल्स में स्प्लिट होता है, पहले वाला कौन सा, बी ओ सी, और दूसरा कौन से वाला है, सी ओ डी, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ कि मेरे पास जो मैयर एंगल ए ओ बी है वो बेसिकली किसके बराबर है, मैयर एंगल बी ओ सी प्लस मैयर एंगल सी ओ डी। तो तमाम की तमाम वैल्यू पुट करता हूँ, ए ओ बी कितना है, वो तो मेरे पास 80 डिग्री है, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया 80 डिग्री इज इक्वल टू मैयर एंगल बी ओ सी कितना है, वो एक्स के बराबर है, और प्लस सी ओ डी कितना है, वो मेरे पास जी 52 डिग्री है। तो 52 लेफ्ट हैंड साइड पे ला के मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 80 - 52 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। तो 80 में से 52 डिग्री माइनस करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 28 डिग्री, 28 डिग्री इज इक्वल टू एक्स। तो ये सेकंड वैल्यू थी इस प्रॉब्लम के अंदर जो हमने फाइंड आउट करनी थी। वाई जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गया, और जो एक्स था हमारे पास वो कितना निकल आया, वो हमारे पास आ गया 28 डिग्री। नेक्स्ट है जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4, कहता है टू कॉन्ग्रेंट आर्क्स इन अ सर्कल ट्रैक सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच एट द सेंटर इफ द लेंथ ऑफ वन chords of the circle is 10 मीटर, what is the length of the other chords। अब सबसे पहले समझे कि गिवन क्या है हमारे पास, गिवन ये है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस सर्कल के अंदर दो आर्क्स हैं, ठीक है, पहली आर्क लगा लें ए से बी तक है, और दूसरी आर्क मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ले लेता हूँ कोई दूसरी आर्क किसी और पॉइंट पे, ये मैं दूसरी आर्क ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ जी मेरे पास कोई सेंटर है, और सेंटर से मिला के वो क्या कर रही है, वो सेंटर से मिला के एंगल्स बना रही है, और दोनों से बनने वाले जो एंगल्स हैं वो हमारे पास कितने हैं, दोनों से बनने वाले एंगल 60 डिग्री के। तो ये सेंटर के साथ इसका भी एंगल बन रहा है और सेंटर के साथ इस का भी एंगल बन रहा है। तो चले मैं इनको नाम दे लेता हूँ मेरे पास। तो पहले वाली जो मेरे पास आर्क थी वो ए से बी है, और जो सेंट्रल एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री है।
अब दूसरे वाली मान ले कि सी से डी है हमारे पास, और इसका भी जो सेंट्रल एंगल है वो भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो ये मेरे पास सेंटर आ गया। अब मुझे करना क्या है जी, मुझे ये बताना है कि जो मेरे पास अगर एक कॉर्ड है, इन दोनों में से पहले वाला कॉर्ड है, मान ले कि ये वाला कॉर्ड है, ये 10 सेंटीमीटर का है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो सेकंड वाला कोड है उसकी लेंथ क्या होगी। मान ले कि उसको मैंने क्या कर दिया, उसका नाम मैं मान लेता हूँ कि वो एक्स है, ठीक है, एक्स फाइंड आउट करना है, या मैं नहीं भी नेम देना तो उसको मैं नहीं भी नेम देता। तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखते हैं और बताते हैं कि क्या आंसर पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करता हूँ, जो मैंने डायग्राम बनाई है मैं लेट कर लेता हूँ, लेट कि मेरे पास ए बी, ए बी एंड सी डी are two congruent arcs of a circle of center O, ठीक है। एंड इसके साथ साथ जो एक इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन है वो ये है कि जो मैयर ए बी, अब यहाँ ए बी के ऊपर मैं स्ट्रेट लाइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो कितना है 10 मीटर। ए बी क्या है मेरे पास, 10 मीटर है। देन वी हैव टू फाइंड मैयर सी डी, के सी डी कितना होगा, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिखते हैं कि सिंस हमने एक चीज पढ़ी हुई है, क्या पढ़ा है हमने, कि इफ टू आर्क्स ऑफ आ सर्कल आर congruent, then their corresponding chords must be equal, ठीक है। कि अगर हमारे पास क्या होता है, दो आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं, विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है मेरे पास कि जो मैयर ए बी होगा वही मेरे पास क्या आएगा, मैयर सी डी आएगा। और ए बी कितना है, ए बी के बारे में तो हम बता चुके हैं कि 10 मीटर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ मैं लिखूंगा कि 10 मीटर इज इक्वल टू मैयर सी डी। तो ये हमने सी डी की वैल्यू निकाली और वो क्या है, 10 मीटर है। तो यहाँ हम जवाब लिखते हैं कि हैंस अदर कॉर्ड, अदर कॉर्ड इज ऑफ लेंथ 10 मीटर। तो जो हमारे पास दूसरा कॉर्ड होगा उसकी भी लेंथ क्या होगी, 10 मीटर होगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का, कि इन अ सर्कुलर फाउंटेन टू वाटर जेट्स आर इंस्टॉल्ड सच दैट दे स्प्रे वाटर अलोंग आर्क ऑफ लेंथ इक्वल लेंथ। हमारे पास दो आर्क के अंदर क्या करते हैं, वो वाटर को स्प्रे करते हैं और दोनों आर्क की लेंथ क्या है, इक्वल है। इफ वन जेट स्प्रे बिटवीन पॉइंट्स पी क्यू, जो पहले वाला जेट है वो पी क्यू के दरमियान में स्प्रे करे, एंड स्प्रेड लाइन डिस्टेंस यानी कि कॉर्ड इज 12 मीटर, और उसका जो स्प्रेड लाइन डिस्टेंस है वो कितना होना, 12 मीटर हो। व्हाट इज द स्प्रेड लाइन डिस्टेंस कॉर्ड आर एस कवर्ड बाय द सेकेंड जेट स्प्रे along आर्क आर एस विच इज कॉन्ग्रेंट टू पी क्यू। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी तरह डायग्राम बनाते हैं ताकि डायग्राम से समझ सकें कि हमसे कहा क्या जा रहा है, कि ये एक सर्कुलर, आप समझ लें कि सर्कुलर फाउंटेन है जिसके अंदर दो जेट्स हैं जो वाटर को क्या कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है। अब वाटर को स्प्रे कर रहे हैं, पहले वाला जो स्प्रे करता है इसके अंदर वो पी से क्यू तक स्प्रे कर रहा है, ठीक है, और दूसरे वाला जो है वो आर से एस तक स्प्रे कर रहा है।
और एक कंडीशन है कि ये दोनों के दोनों जो हैं स्प्रे कर रहे हैं, जो दोनों की दोनों आर्क है ना हमारे पास, वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, जो आर्क बन रही है वो कॉन्ग्रेंट है, उनके बारे में बताया गया कि ये कॉन्ग्रेंट है। सबसे पहले नंबर पे तो आ जाते हैं, इसको मैं कह देता हूँ कि ये पी क्यू है। ठीक है, और सेकंड जो है मेरे पास ये आर एस है। अब ये जो पी क्यू से मिलके बनने वाला कॉर्ड है, इस कॉर्ड की लेंथ है हमारे पास 12 मीटर। तो हमें बताना है कि ये वाला जो है आर एस, इसकी लेंथ कितने मीटर होगी। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन का आंसर देना। अभी ये जो पिछला क्वेश्चन किया सेम लाइक वैसा ही प्रॉब्लम है हमारे पास ये भी, कि दो आर्क्स बन गई हैं, दोनों के दोनों आर्क्स कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे मैं लेट कर लेता हूँ फ्रॉम फिगर सॉल्यूशन से। फ्रॉम फिगर, यहाँ जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर भी मार्क कर देते हैं, सेंटर ओ है, और अगर इसको ओ के साथ मिलाऊंगा तो ये मेरे पास यूं डायग्राम बनेगी। ठीक है, इसको भी सेंटर के साथ मिलाऊंगा तो मेरे पास ये डायग्राम कुछ इस तरह की बनेगी। तो मैं लिखता हूँ जी फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर मेरे पास गिवन दैट, तो क्या गिवन है, पहली चीज तो ये गिवन है हमारे पास कि पी क्यू जो आर्क है वो किसके इक्वल है, वो मेरे पास इक्वल होगी मैयर आर एस आर्क के। ठीक है, ये दोनों आर्क्स आपस में इक्वल होंगी, ये गिवन है, ये हमारे पास गिवन है। एंड और सेकंड इंफॉर्मेशन क्या गिवन है हमारे पास, कि जो पी क्यू है मेरे पास डायमीटर, जो पी क्यू सॉरी डायमीटर कर रहा हूँ, पी क्यू कॉर्ड है, ये जो पी क्यू कॉर्ड है ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास 12 मीटर के इक्वल है। ठीक है, ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब इन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशन को मैंने यूज करना है। फॉर्म वन, ये मेरे पास वन है, इस रिलेशन को मैं यूज करता हूँ। हमने पढ़ा हुआ है कि जो कॉन्ग्रेंट आर्क होती है उनके कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ हम वही चीज लिखेंगे, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट corresponding chords, corresponding chords of congruent arcs are equal। सो मेरे पास जो मैयर पी क्यू है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा जी मैयर आर एस के। अब पी क्यू कितना था, वो तो 12 सेंटीमीटर था, सॉरी 12 मीटर था। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि जो मैयर आर एस है वो भी कितना होगा फिर, वो भी हमारे पास 12 मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो ये इसका क्या था, आंसर था। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इन अ सर्कुलर पार्क, हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है, टू वॉक वेज ए बी एंड सी डी आर बोथ स्ट्रेट पाथ। हमारे पास ये दोनों के दोनों स्ट्रेट पाथ हैं और दोनों की जो लेंथ है वो 14 मीटर है। ठीक है, दोनों की जो लेंथ होगी वो हमारे पास 14 मीटर है। कहता है व्हाट कैन बी सेड अबाउट द माइनर आर्क सबटेंडेड बाय दी वॉक वेज, कि हमारे पास किसी भी सर्कल के अंदर दो वॉकवेज हैं, दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं और दोनों के दोनों इक्वल हैं। मतलब इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों की लेंथ 14 मीटर्स है। अगर ये दोनों 14 मीटर्स के हैं तो इनकी वजह से बनने वाली जो आर्क्स होंगी, माइनर आर्क होंगी, उनके बारे में क्या कहा जाएगा, उनके बारे में हमने आंसर देना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक सर्कुलर पार्क बना देता हूँ, और इस सर्कुलर पार्क के अंदर दो हमारे पास क्या है, पाथ हैं। पहले वाला पाथ है फॉर एग्जांपल ये ए बी आ गया, और दूसरे वाला पाथ है यहाँ मेरे पास, और इस बात का नाम मैंने सी डी रखा, और यहाँ हमारे पास क्या है, सेंटर मौजूद है। ठीक है, तो इसको मैं कह रहा हूँ जी ये मेरे पास ए और ये बी है, और इसका नाम सी और डी है। इसकी लेंथ मेरे पास 14 मीटर है, और ये वाला भी जो है ये भी मेरे पास 14 मीटर का पाथ है। तो हमें बताना है कि इन दोनों पाथ की वजह से जो माइनर आर्क बन रही है, यानी कि मेरे पास ये ए बी है, ए और बी, इस ए और बी की वजह से ये जो आर्क हमारे पास आ रही है ए बी आर्क, और इस सी डी की वजह से जो मेरे पास आर्क बन रही है यहाँ से ये सी डी आर्क, मुझे इन आर्क के बारे में बताना है। यानी कि मुझे बताना है कि जो ए बी आर्क है और जो सी डी आर्क है, इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशन होगा, इन दोनों के बारे में। ठीक है, तो अगेन देखें वही बात हमने पढ़ी कि अगर हमारे पास दो आर्क इक्वल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, और अगर कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग माइनर आर्क आपस में इक्वल होती हैं। तो हम थ्योरम का रेफरेंस यहाँ देंगे। सॉल्यूशन के अंदर मैं लिखूंगा कि एज वी नो दैट,
as we know that if two chords are congruent, if two chords of a circle are congruent, then their corresponding arcs are equal, are congruent। या तो इक्वल कहेंगे या हम क्या कहेंगे कि वो भी क्या होती हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। ठीक है, तो सिंस जो मैयर ए बी है वो किसके बराबर है, वो मैयर सी डी के बराबर है। ठीक है, जो ए बी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। तो हमारे पास जो मैयर ए बी आर्क होगी वो किसके बराबर आएगी, मैयर सी डी आर्क। ठीक है, ये मेरे पास आर्क है, जो ए बी आर्क होगी वो सी डी आर्क के बराबर होगी। या हम इसी को क्यों लिखेंगे, या इसको हम यूँ लिख देंगे, द माइनर आर्क सबटेंडेड बाय ए बी, द माइनर आर्क subtended by AB by chord AB and CD are congruent, या हम क्या लिखेंगे, इक्वल। तो ये जी हमने सजेशन दी कि हमारे पास अगर आंसर ये था कि अगर कोई सी दो का जो कॉर्ड्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क होंगी वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, और आज के इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ यूं है हमारे पास कि इन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर क्लॉक, हमारे पास दो सर्कुलर क्लॉक हैं और दोनों सर्कुलर क्लॉक्स के ऊपर कहता है द मिनट हैंड्स पॉइंट फ्रॉम द सेंटर टू द थ्री ऑन बोथ, दोनों में वो थ्री से क्या करता है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अ डेकोरेटिव स्ट्रिंग कनेक्टेड 3 to 9, तो जो डेकोरेटिव स्ट्रिंग है वो क्या की जाती है, वो 3 से 9 की तरफ क्या की जाती है, कनेक्ट की जाती है ऑन बोथ क्लॉक। कहता आर दी आर्क्स फ्रॉम 3 to 9 ऑन बोथ क्लॉक्स कॉन्ग्रुएंट, तो जो दोनों क्लॉक है उनके ऊपर जो 3 से 9 तक बनने वाली आर्क है क्या वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब पहली बात तो ये है गिवन के जो दोनों के दोनों क्लॉक्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट क्लॉक्स हैं, और जो कॉन्ग्रुएंट क्लॉक्स होते हैं उनमें 3 से 9 तक की अगर बात की जाए तो 3 to 9 हमारे पास जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, वो हमारे पास जी होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो मैं यहाँ इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। तो ये मेरे पास जी दो क्लॉक लगा लें, पहले वाले का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये आ गया जी। ठीक है, अब ये दो क्लॉक है, अब इसके ऊपर पॉइंट किया गया सबसे पहले नंबर पे मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ज़ीरो, सॉरी यहाँ पे मेरे पास 12 होता है, ये मेरे पास क्या होता है 3, यहाँ पे मेरे पास 6 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 9 है। सेम लाइक अगर मैं सेकंड क्लॉक की बात करता हूँ तो मेरे पास जो सेकंड क्लॉक है यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ मेरे पास 12 होगा, ये मेरे पास 3 होगा, और यहाँ मेरे पास 6 होगा। अब ये जो डेकोरेटेड स्ट्रिंग है वो कहाँ से कहाँ तक लगाई है, वो 3 to 9 है। ठीक है, पहले वाले क्लॉक में भी, और जो मेरे पास दूसरे वाला क्लॉक है अगर मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं तो मैं वैसे यहाँ बना देता हूँ कि ये कुछ यूँ मेरे पास क्या होती हैं, सुइयाँ बनी होती हैं। इसी तरह सेम लाइक जो सेकंड वाला क्लॉक है, सेकंड वाले क्लॉक के ऊपर भी मेरे पास क्या है 3 to 9 एक स्ट्रिंग लगाई है, डेकोरेटेड स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ शो करवा देता हूँ। अब सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं इस क्लॉक के ऊपर शो करवाना चाहूँ 3 to 9, तो 3 to 9 जो एंगल है मेरे पास दोनों क्लॉक के ऊपर 180 डिग्री का होगा, इधर भी 180 डिग्री का बनेगा और इधर भी मेरे पास क्या आएगा 180 डिग्री का। अब एक चीज के दोनों क्लॉक्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, जब दोनों के दोनों क्लॉक्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ
कि उन दोनों के जो एंगल्स हैं अगर इक्वल होंगे तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो उसने पूछा क्या ये आर्क आपस में इक्वल हैं, तो हमें ये बताना होगा क्या इक्वल होंगी या नहीं होगी। तो क्लॉक देख के हमने बताया जब दोनों का सेंट्रल एंगल 180 डिग्री है तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ हम बताएंगे, सबसे पहले आंसर देंगे। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं जी, सॉल्यूशन। तो यहाँ मैं बताऊंगा कि मिनट हैंड फ्रॉम 3 to 9 since minute hands from 3 to 9 subtends 180 degree on each clock. ठीक है, दोनों क्लॉक के ऊपर जो मेरे पास क्या होगा, एंगल है 180 डिग्री का एंगल होगा। तो थस यहाँ से हम फिर ये कहेंगे कि आर्क्स आर इक्वल। तो जो आर्क्स हैं वो इक्वल होंगी। तो उसने बताया कि उसने ये पूछा था कि आर द आर्क्स फ्रॉम 3 to 9 ऑन बोथ क्लॉक्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब क्योंकि आर्क्स इक्वल हैं तो जो इक्वल आर्क्स होती हैं लेंथ के लिहाज से इक्वल होंगी, बट हम इनको फिर क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। तो यहाँ हम बता दें कि यस दीज आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हमारे पास ये वाले जो आर्क होंगे ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये थी जी हमारे पास एक्सरसाइज 8.2। 8.2 के तमाम क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने समझा और सोल्व किया। तो अब इंशाल्लाह दोबारा एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।